790 पन्नों की चार्जशीट में पूरी तरह से खुल गया है हनीमून मर्डर केस। जी हाँ, एसआईटी की टीम जो सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी केस के लिए स्पेशल गठित की गई थी, उसने पिछले फ्राइडे कोर्ट में अपनी 790 पन्नों की चार्जशीट दायर कर दी है, जिस चार्जशीट में राजा रघुवंशी की एक एक दर्द और आह का पूरा सबूत एसआईटी की टीम ने डिटेल में रखा है, जिसमें काफ़ी तरह के प्रूफ्स हैं जिनके बारे में आगे वीडियो में मैं बात करूंगी। इसी के साथ साथ हम इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि कैसे और किसके कहने पर राजा रघुवंशी पर पहला दांव मारा गया था और कौन कौन इस हत्या में शामिल थे, किन के चेहरे पहले से और नाम के साथ आ चुके हैं, किन के चेहरे अभी चार्जशीट में नए खुले हैं, कौन से नाम हैं जो नए इस केस में ऐड किए गए हैं पुलिस के द्वारा आरोपियों की लिस्ट में, वो भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसी के साथ साथ ये भी बताऊंगी कि कैसे अपनी ही बहन के खिलाफ जाकर उसके ससुराल में राजा रघुवंशी की मां से लिपटकर रोने वाला सोनम का भाई अपनी बहन के लिए बदल गया और अब वो सोनम की मदद कर रहा है। इससे क्या कहना है राजा रघुवंशी के परिवार का सोनम के भाई के बारे में, कैसे उसने पलड़ा बदला, क्या कुछ हुआ है, पूरी बातें इस केस से रिलेटेड एक एक प्रूफ के साथ डिटेल में करेंगे कि क्या क्या एसआईटी की टीम ने कोर्ट में दायर किया है और जिससे उन्होंने ये हम सबको कॉन्फिडेंस दिलाया है कि कड़ी से कड़ी सजा एक ऐसी महिला के लिए एसआईटी की टीम मांग करेगी न्यायालय से, जिससे कि आने वाले समय में एक एग्जाम्पल सेट हो कि अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से शादी नहीं कर रही या ज़बरदस्ती शादी कर रही है तो अपनी चंद गलत चीज़ों के लिए वो किसी भी नौजवान की ज़िंदगी ऐसे ख़त्म ना कर दे, किसी माँ का बच्चा ना छीन ले कि कहीं पे ड्रम और कहीं पे हनीमून मर्डर, इस तरह की चीज़ें ना हो और आगे आने वाले समय में एक एग्जाम्पल सेट हो। इसी के साथ साथ एसआईटी का कहना है कि उन्होंने इतने पर्याप्त सबूत संलग्न किए हैं जिससे कि जल्द से जल्द इस केस में फैसला आए, वो भी एक एग्जाम्पल की तरह सेट हो कि किसी गुनहगार को कितनी जल्दी सज़ा मिली है, जल्दी ट्रायल शुरू हो और ट्रायल के बाद दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा जल्द से जल्द मिले। 93 दिनों की गहरी पूछताछ और जांच के बाद ये चार्जशीट एसआईटी की टीम ने न्यायालय में प्रस्तुत की है पिछले फ्राइडे। तो इस वीडियो में पूरी डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे और पूरी कहानी आपको सिलसिलेवार ढंग से बताऊंगी कि चार्जशीट में क्या क्या बताया गया है, क्योंकि अब ये सिर्फ सुनी सुनाई कहानी नहीं रह गई है। चार्जशीट के पन्नों में राजा रघुवंशी के हर एक दर्द को बयान किया गया है। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं दीप्ति और स्वागत है आपका मेरे चैनल रिएक्शन विद दीप्ति में। प्लीज़ इसी तरह की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और अगर अभी भी आपके पास हाइप का ऑप्शन है तो प्लीज़ वीडियो को हाइप ज़रूर दीजिएगा, ताकि हम ऐसी ही चीज़ें आपके लिए लेकर आते रहें और आप देश और दुनिया की जानकारी से भी रूबरू रहें। राजा रघुवंशी केस और सोनम रघुवंशी केस में अब तक आपने सुनी सुनाई बहुत सारी स्टोरीज और वीडियो देखे हैं, लेकिन आज इस वीडियो में जो जो चीज़ें आपको बताई जाएंगी वो पूरी तरह से पुख्ता हैं, यानी कि एक एक चीज़ चार्जशीट में एसआईटी की टीम ने मेंशन की है। सबसे पहले आपको शुरू करते हैं वहाँ से। 23 मई की दोपहर को शिलोंग के यानी कि गुवाहाटी के शिलोंग के सोहरा इलाके में ये जो घटना अंजाम दी गई। जी हाँ, सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की 11 मई को शादी हुई थी, जबकि ये शादी सोनम की मर्जी के खिलाफ हुई थी, जो कि बाद में पता चला। वो कुछ दिनों के बाद सोनम की मर्जी अनुसार गुवाहाटी, जिसका प्लान सोनम ने खुद बनाया था, या ये कहना गलत नहीं होगा कि जब शादी की रस्में चल रही थी, मेहंदी, संगीत और ठिठोलियाँ चल रही थी, मजाक चल रहा था, हंसी ठिठोली संगीत गूंज रहे थे, उस समय दुल्हन के मन में मेहंदी के साथ साथ साजिश भी बुन रही थी। जी हाँ, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। सोनम अपनी शादी के दौरान, शादी के फंक्शन के दौरान अपने पति राजा रघुवंशी को मारने का प्लान कर रही थी, लेकिन इससे पहले आपको ये भी बताना चाहूँगी, जो कि चार्जशीट में मेंशन है, कि कैसे शादी के पहले भी 2 अटेम्प्ट और हुए थे, लेकिन उसमें दूल्हे को नहीं किसी महिला को मरना था। लेकिन यही कहते हैं ना कि जिसका भगवान साथ हो उसको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और इसी वजह से
सोनम रघुवंशी को वो औरत नहीं मिल पाई जिसको मारकर वो अपनी शक्ल देना चाहती थी। यानी कि अपनी शादी 11 मई के डेट के पहले सोनम के प्यार, जी हाँ, सोनम पहले से एक लड़के राज कुशवाहा से प्यार करती थी और उसी वजह से वो किसी और से शादी नहीं करना चाहती थी। जबकि सोनम के घर वाले राज कुशवाहा से उसकी शादी बिल्कुल कराने को राजी नहीं थे, क्योंकि सोनम की ही फैक्ट्री में काम करने वाला एक एम्प्लॉय मात्र था राज कुशवाहा। शायद यही वजह थी कि घर वाले उसकी किसी संपन्न परिवार में अच्छे लड़के से शादी करवाना चाहते थे और वो अपनी बेटी के लिए राज कुशवाहा को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि सोनम ने जो बयान दिया था उसमें ये बताया गया था कि राज के बारे में उसने अपनी माँ से कहा था कि अगर आपने मेरी कहीं और शादी की तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब ये सिलसिला यहाँ से शुरू होता है जब सोनम की शादी राजा रघुवंशी से तय की गई। उसके बाद से ही सोनम ने ये प्लान अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ शुरू कर दिया था। पहले उन्होंने 2 अटेम्प्ट इंदौर में ही किए, जिससे ये दिखाया जाए। पहले अटेम्प्ट में उसने ये कोशिश की कि उसी की कदकाठी की कोई महिला मिल जाए जिसको जला दिया जाए और वहाँ पर सोनम अपनी स्कूटी और अपने डॉक्यूमेंट्स, आईडी कार्ड्स, बैग, कपड़े डाल दे, जिससे ये प्रूफ हो कि सोनम मर गई और उसका पीछा परिवार से और ये शादी से बच जाए। उसके बाद जब वो लड़की नहीं मिली तो दूसरा प्लान बनाया गया कि सोनम अपने आप को डुबाने की कोशिश करने का दिखाए या ये दिखाए वहां पर अपना सामान छोड़कर कि सोनम डूबकर मर गई। लेकिन ये कहते हैं कि शायद वहां पर झील किनारे जाकर सोनम की हिम्मत नहीं हुई या उसकी हिम्मत जवाब दे गई और उसने हार मान ली, तो ये प्लान भी अनसक्सेसफुल हो गया। अब इसके बाद ये डिसाइड किया गया सोनम और राज कुशवाहा के द्वारा कि शादी कर लो, उसके बाद देखते हैं। फिर आता है 11 मई का दिन। जी हाँ, 11 मई को जब सोनम और राजा रघुवंशी की बहुत ही धूमधाम से शादी हो गई। शादी के बाद हर लड़की अपनी खुशियों में, अपने पति के प्यार में और ससुराल वालों के साथ अपना जीवन कैसे बिताना है उस सोच में रहती है। जबकि यहाँ वो कलयुगी दुल्हन शादी के फंक्शन के दौरान भी और शादी के दिन तक और शादी के बाद भी हर पल अपने प्रेमी के साथ फ़ोन में टच में रह के ये प्लानिंग कर रही थी कि कैसे उसको अपने पति से छुटकारा पाना है। वो एक पल भी अपने पति के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि शादी के बाद अब उसे अपने पति के साथ पति पत्नी की तरह संबंध बनाकर रहना था और जो उसको और उसके प्रेमी को बिल्कुल गंवाना नहीं था। और उनकी इस आशिकी ने ले ली एक मासूम बच्चे या एक नौजवान राजा रघुवंशी की जान। सोनम पग फेरे के लिए अपने मायके गई। उसके बाद वहाँ से राजा रघुवंशी से मिलती जुलती रही, हंसकर बातें करती रही। पूरी शादी में उसने बिल्कुल किसी को एहसास भी नहीं होने दिया, सब कुछ बहुत ही नॉर्मल रहा। उसके बाद सोनम ने मायके में बैठे बैठे एक प्लान बनाया जो कि उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने उसे कहा था। उसने प्लान बनाया कि शहर से दूर यानी इंदौर से दूर गुवाहाटी जाने का। गुवाहाटी मेघालय, बहुत सारे लोग वहाँ की खूबसूरत जगह, खूबसूरत वादियों में अपना हनीमून मनाने जाते हैं, लेकिन इस दुल्हन को वहाँ पर हनीमून नहीं, अपने ही पति की हत्या के लिए जाना था। फिर आती है 20 मई की तारीख और ये लोग मेघालय के लिए निकल जाते हैं। मेघालय पहुँचने के बाद तुरंत ही 21 मई से राजा रघुवंशी की जान लेने की प्लानिंग चालू हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दूं सोनम के साथ ही दूसरी तरफ से वहाँ पर मेघालय में पहले से मौजूद थे सुपारी किलर, जिनको राज कुशवाहा, सोनम के प्रेमी और सोनम के द्वारा हायर किया गया था। विशाल चौहान, आनंद और आकाश, जिसमें से विशाल ने ही वो छोटी कुल्हाड़ी जिसे मेघालय में दाव कहा जाता है उससे राजा रघुवंशी की हत्या की थी। अब इस बारे में डिटेल में बात करते हैं। 21 मई को सबसे पहले कोशिश की गई कि किसी तरह यहाँ पर गुवाहाटी में ही उसको मार दिया जाए, क्योंकि अब वो दर्शन कर चुके थे और दर्शन करने के बाद जैसा कि सोनम ने अपने पति के सामने शर्त रखी थी कि मैंने मन्नत मानी है कि जब तक हम गुवाहाटी में दर्शन नहीं कर लेंगे तब तक हम पति पत्नी की तरह जीवन शुरू नहीं करेंगे। और उसके बाद वो चीज़ उसको हर पल सता रही थी, तो 21 तारीख से ही उसने शुरू कर दिया था। सबसे पहले कोशिश हुई कि यहाँ पर सन्नाटी जगह, आसपास काफ़ी सन्नाटा होता है,
लोग ऐसे नहीं होते हैं, बारिश का मौसम है, जल्दी जल्दी बारिश होती है तो समय देखकर उसको मार दिया जाएगा। जब वो समय नहीं मिला तो फिर दूसरी दिन 22 तारीख को ये कोशिश की गई कि सेल्फी पॉइंट पर ले जाकर उसको सेल्फी लेने के बहाने धक्का देकर मार देंगे। वहाँ पर वो आसपास दूर दराज वो तीनों किलर मौजूद थे। जब क्योंकि सोनम के जो एविडेंस मिले हैं उसमें उसका मोबाइल जो था उससे ये भी प्रूफ हुआ है कि वो उन किलर्स के साथ और अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ पूरी गूगल लोकेशन शेयर करती रहती थी। कहाँ ठहरी है, कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कितना टाइम लगेगा, सब कुछ वो शेयर करती रहती थी। और इसके पूरे प्रूफ्स हैं पुलिस के पास जो उन्होंने अपनी चार्जशीट में मेंशन किए हैं। जब 22 मई को सोनम का प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाया और सेल्फी मर्डर इसलिए होते होते रह गया क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा होने लगी और राजा ने आगे जाने से मना कर दिया। वो जिद पे अड़ गया क्योंकि उस टाइम तक उन्होंने स्कूटी हायर नहीं की थी, वो पैदल ही सफ़र कर रहे थे और उन्हीं के आसपास उनकी मौत उन सुपारी किलर्स के तौर पर मंडरा रही थी। इस बात का राजा को अंदाज़ा भी नहीं था, लेकिन बस भगवान ने शायद उसके किस्मत में ज़िंदगी के चंद घंटे और रखे थे, इस वजह से उसने मना कर दिया। फिर आता है 23 मई का दिन, जब सोनम ने राजा से बोला कि हम सोहरा में एक लेक है वो देखने चलेंगे, जिसके लिए वो आसानी से मान गया क्योंकि हम शिलोंग घूमने आए हैं। तो उसको ऐसा लगा कि लेक देखने जाते हैं, जबकि सोनम ने वहाँ की स्टडी की थी कि वो लेक ऊंचाई पर है तो वहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती क्योंकि काफ़ी ट्रैकिंग करके जानी पड़ती है, चढ़ना उतरना काफ़ी पड़ता है, तो इसलिए ज़्यादा लोग वहाँ पर नहीं होते और उसको आसानी से वहाँ पर मौका मिल जाएगा। उसके बाद वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करिएगा, आगे जो होगा वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि क्या एक बीवी ऐसी भी हो सकती है, भले ही वो कुछ दिनों पहले ही बीवी बनी हो। फिर 23 मई को राजा ने और सोनम ने एक स्कूटी हायर की और उससे वो लेक देखने पहुंचे। लेक देखने जब वो पहुंचे, उन्हीं के साथ साथ सोनम के बताने के वजह से वो तीनों सुपारी किलर भी उन्हीं के आगे आगे वहाँ लेक पहुँच रहे थे। लेकिन यही कहते हैं एक मासूम की जान तो चली गई, लेकिन भगवान ने कुछ ऐसा बना दिया कि जहाँ पर कोई नहीं होता वहाँ भगवान होते हैं। और उसी समय जो मैं अभी आपको इस पिक्चर में दिखा रही हूँ और आपको आसानी से वीडियो मिल जाएगी, एक यूट्यूबर के कैमरे में आते और जाते वो तीनों कातिल राजा और सोनम 2 बार कैद हुए। जाते समय राजा उनके साथ था और आते समय राजा उनके साथ नहीं था। ये एक बहुत बड़ा एविडेंस बना। इस वीडियो को भी अपनी चार्जशीट में एसआईटी ने संलग्न किया है, जिससे ये प्रूफ होता है कि वहां पर ये लोग मौजूद थे। सोहरा के उस लेक को देखने जब राजा रघुवंशी और सोनम ऊपर पहुंच गए, वहीं पर वो तीनों कातिल भी मौजूद थे हथियारों के साथ। यहाँ पर यह डिसाइड हुआ था कि सबसे पहले वहाँ पर विशाल आगे आएगा और वो पहला वार करेगा जब सोनम उसे इशारा करेगी। ये सारी चीज़ें एक एक वर्ड एसआईटी ने अपनी चार्जशीट में मेंशन किया है और 2 सुपारी किलर थोड़ा पीछे इंतज़ार करेंगे कि अगर पहला निशाना नहीं लगा तो फिर वो आकर अटैक करेंगे। और यहीं पर होता है एक बीवी जो भले ही कुछ दिन पहले बनी है, लेकिन उसकी दरिंदगी का पूरा परिचय सामने आता है। सबसे पहले जैसे ही विशाल वो छोटी कुल्हाड़ी अपनी कमर से निकाल कर राजा के करीब आया, जिसे शिलोंग या मेघालय की भाषा में दाव कहते हैं, जैसे ही उसने निकाला और दाव जोर से वो मारने ही वाला था, उससे पहले उसने सोनम की ओर देखा और सोनम ने उसे इशारा किया और बुदबुदा कर कहा, हिट हिम। ये 2 शब्द ही नहीं थे, हिट हिम। ये एक नौजवान की जिंदगी खत्म करने के लिए एक अनाउंसमेंट था या एक इजाजत थी। उसी के सुनते ही, उसका इशारा पाते ही बहुत ही जोरदार दाव मारा विशाल ने राजा के सर पर और उसी एक दाव से राजा जमीन में बेतहासा लथपथ गिर गया और उसने सबसे पहली बार अपनी बीवी की तरफ देखा। चार्जशीट में ये मेंशन है कि जब उसने उसकी तरफ अपनी दर्द भरी आंखों से खून से लथपथ देखा तो कितना भी हो वो डर के मारे या शर्मिंदगी से घबरा गई और पीछे पलटकर थोड़ी दूर आगे चली गई।
उसने बयान में कहा कि वो देख नहीं पाई, लेकिन असल में वो खून देखकर नहीं घबराई। दरअसल वो इसलिए घबराई क्योंकि खून से लथपथ पड़े राजा, जो मौत के इंतजार में अपनी घड़ियां गिन रहा है, उसने जब इस नज़र से अपनी बीवी को देखा कि ये सब तुमने करवाया। जी हाँ, ये चीज़ चार्जशीट में मेंशन की गई है कि उस समय तक राजा को यह एहसास हो चुका था, क्योंकि सोनम वहीं खड़ी ये सब देख रही थी और कातिलों से सोनम ने ये पहले ही कहा था कि जब ये होगा तो मैं ये सब खुद मौजूद रहकर देखूंगी। ये शर्त थी उसकी। एक एक दर्द की सांसें, दर्द की आवाज़ वो सुनना चाहती थी, अपनी आंखों से देखना चाहती थी। और जब उसी खून से लथपथ हालत में अपनी दर्द भरी आंखों से उसकी तरफ देखकर राजा ने मन में ये सवाल किया कि ये सब तुमने करवाया, तो उस शर्मिंदगी की वजह से शायद मुझे ऐसा लगता है सोनम पलट गई। जबकि उसका कहना है कि वो खून से लथपथ राजा को देख नहीं पाई और वो पलटकर दूसरी ओर चली गई। उसके बाद विशाल ने 2 और अटैक किए और बस फिर क्या था, एक नौजवान जो अभी नई नई शादी हुई है, हनीमून मनाने शिलोंग आया था गुवाहाटी, वो मौत के घाट उतार दिया गया सिर्फ 2 पागल प्रेमियों के साजिश की वजह से, उनके पागलपन की वजह से। ये पूरी डिटेल चार्जशीट फ्राइडे को एसआईटी की टीम ने संलग्न करके सारे प्रूफ्स, जिसमें कि गूगल मैप जैसे उन लोगों ने आपस में एक दूसरे को भेजे, वो इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ्स, मोबाइल के टावर लोकेशन, मोबाइल से मिली चैट्स और इसी के साथ साथ होम स्टेज और होटल्स के सीसीटीवी प्रूफ्स और सारी चीज़ें संलग्न करके एसआईटी ने भेजी हैं। ये थी 23 मई की पूरी कहानी। इसी के साथ साथ 3 और लोगों का नाम एसआईटी ने अपनी चार्जशीट में मेंशन किया है, जिन्होंने वापस एमपी आने के बाद सोनम के सारे सबूत मिटाने में और सबूतों से छेड़छाड़ करने में मदद की थी, जिनके नाम हैं बल्ला दिरवार, लोकेंद्र तोमर और शिलोंग जेम्स। इन 3 लोगों के नाम भी एसआईटी की टीम ने अपनी चार्जशीट में मेंशन किए हैं, बाकी के 5 कातिलों के अलावा। आपको ये भी बता दूं कि जो मेन अक्यूज्ड हैं, जो 5 हैं, उसके अलावा ये 3 नाम भी मेंशन किए गए हैं, जिसमें मेन अक्यूज सोनम को ही बनाया गया है। उसके बाद उसके प्रेमी राज कुशवाहा को, क्योंकि उसने एमपी में बैठे हुए सारी साजिश को सोनम के थ्रू अंजाम करवाया था। लेकिन मेन प्राइम जो अक्यूज है वो सोनम को ही बनाया गया है और एसआईटी ने कड़ी से कड़ी सज़ा की मांग की है। और ये इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि एक और नया खुलासा हुआ है। जब चार्जशीट फाइल हो गई तो पता था कि ट्रायल होगा, तो जो सोनम रघुवंशी का भाई था, जो कुछ दिन पहले हम सब ने वीडियोज़ में देखा था, सोनम के मिलने के बाद और इस कहानी के खुलने के बाद राजा रघुवंशी के घर जाकर उसकी माँ से लिपटकर बहुत रो रहा था और कह रहा था कि मैं अपनी बहन को कभी माफ़ नहीं करूँगा इस हत्या के लिए, और मैं आज से मतलब उसको हत्यारन के रूप में ही देखूंगा और हमारा कोई संबंध नहीं होगा। वो मेघालय पहुंच चुका है, जबकि उसने इस हत्या की सारी जांच में अपने आप को मौजूद रखा, काफ़ी जगह पे पुलिस के साथ लोकेशन पर भी गया, सब कुछ उसने अपनी आंखों से देखा और ये कहानी बहुत डिटेल में करीब से सुनी कि कैसे उसकी बहन के सर पर खून सवार था। फिर भी वो इस टाइम मेघालय पहुंच चुका है ताकि ट्रायल से पहले वो अपनी बहन के लिए एक एडवोकेट को हायर कर सके और उसकी बहन का बचाव वो प्रस्तुत कर सके। ये किस तरह का दोहरा चरित्र है, लेकिन शायद यहाँ पर वो अपने भाई होने का फर्ज निभा रहा है। आपका क्या कहना है कि उसका भाई कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपके पास हाइप है तो प्लीज़ दीजिएगा। इसी के साथ साथ मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, कितनी सज़ा होनी चाहिए सोनम को। क्या ऐसी औरतों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए, जब औरतों के साथ अत्याचार होता है तो हम मर्दों को कड़ी से कड़ी सज़ा या फांसी से नीचे देखते भी नहीं हैं, जिससे कि एक एग्जाम्पल सेट हो सके और दोबारा कोई भी ऐसे कुक्रम करने की कोशिश भी ना करे। तो क्या महिलाओं के लिए ऐसा एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहिए? क्या फांसी से कम सज़ा होनी चाहिए राज कुशवाहा और सोनम और बाकी के कातिलों को? आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका जो भी नज़रिया है वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ऐसी स्टोरीज़ के साथ फिर मिलेंगे। जय गुरु जी।